नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आज बात करेंगे पटना नीट स्टूडेंट डेथ केस को लेकर। यह मामला केवल एक रहस्यमय मौत का नहीं है, बल्कि बिहार पुलिस की घोर लापरवाही और सिस्टम में छुपे एक घिनौने सच का भी है। 17 साल की एक नीट छात्रा डॉक्टर बनने का सपना संजोए पटना पहुंची थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका यह सपना पटना के उसी हॉस्टल के कमरे में दम तोड़ देता है जहां वह रहती थी। 5 जनवरी को छात्रा नए साल की छुट्टियां खत्म कर अपने हॉस्टल में पहुंची थी और 6 जनवरी को अपने कमरे में ही बेसुध मिली थी। पुलिस ने पहले तो इसे सुसाइड का मामला बतलाकर केस रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन परिजन अड़े रहे और इसे सुसाइड मानने से मना कर दिया। ताजा अपडेट के अनुसार नीट छात्रा की मौत मामले की अब सीबीआई जांच होगी। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर शेयर की। राज्यपाल सचिवालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे यह साफ हो चुका है कि यह केस अब बिहार पुलिस के बूते का नहीं रहा। केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा भेज दी गई है। आदेश में लिखा गया है कि बिहार पुलिस के सभी अफसर केंद्रीय एजेंसी को पूरा सहयोग देंगे और जरूरी दस्तावेज फौरन सौंपेंगे। सवाल यह है कि जो दस्तावेज 20 दिन में सामने नहीं आए, वे अब अचानक कहां से निकलेंगे। अब आपको बतलाते हैं यह पूरा मामला आखिर है क्या और क्यों केस इतना उलझता चला गया। 6 जनवरी का दिन था। हॉस्टल के कमरे में लड़की बेहोश मिलती है। उसे पटना के सहज क्लिनिक में ले जाया जाता है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कहा गया कि उसने बहुत अधिक नींद की गोलियां खा ली हैं। सहज अस्पताल वालों ने छात्रा को रेफर कर दिया। यह कहा गया कि छात्रा को क्रिटिकल केयर में रखा जाएगा और सहज क्लिनिक में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, इसलिए छात्रा को प्रभात हॉस्पिटल ले जाया गया। 6 जनवरी की रात को ही पटना के चित्रगुप्त नगर थाने को छात्रा के बारे में सूचना दे दी गई थी। इतने पर तो पूरे थाने को अस्पताल और हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए था। थाने की एसएचओ स्वयं एक महिला थी। उनको तो प्रोएक्टिव मोड में आकर एक्शन लेना था, लेकिन एसएचओ रोशनी कुमारी को छोड़िए एक सिपाही भी मामले की जांच के लिए न अस्पताल पहुंचा न ही हॉस्टल। इधर छात्रा की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। तबीयत बिगड़ती जा रही थी, सो उसे तीसरे अस्पताल मेदांता भेज दिया गया। 11 जनवरी को उसकी मेदांता में ही इलाज के दौरान मौत हो गई। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6 जनवरी को सूचना दिए जाने के बाद भी मामले में एफआईआर 9 जनवरी को लिखी गई। जरा सोचिए, हॉस्टल का जो कमरा क्राइम सीन था, जिस कमरे में लड़की बेहोशी की स्थिति में मिली, उस कमरे को सील करना तो दूर, वहां जांच करने या सबूत इकट्ठा करने के लिए भी अगले 3 दिनों तक पुलिस नहीं पहुंची। जब पुलिस ही नहीं पहुंची तो फोरेंसिक टीम वहां कहां से पहुंचती। यानी पूरे 3 दिनों तक न हॉस्टल सील हुआ, न कमरा, न बिस्तर, न पीड़िता के कपड़े। यहां तक कि पीड़िता के जिन अंडरगारमेंट्स से स्पर्म मिले, वो कपड़े पुलिस ने नहीं, उसके माँ बाप ने बरामद किए और पुलिस को सौंपे। 10 जनवरी को ही कपड़े पुलिस को सौंपे जा चुके थे, लेकिन इसके बाद भी कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में नहीं भेजा गया। पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान थे। परिजन चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन बिहार पुलिस के होनहार जवान भला पीड़ित पक्ष की क्यों सुनने लगे। 11 जनवरी को जब पीड़िता की मौत हो गई, तब बिहार पुलिस के अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अब मामला मीडिया से छुप नहीं सकेगा और उनका निकम्मापन दुनिया के सामने आकर रहेगा। अब पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश शुरू की। एएसपी अभिनव ने लड़की की मौत के अगले दिन यानी 12 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एएसपी ने बिना पूरी जांच किए ही केस को आत्महत्या का मामला बतला दिया। एएसपी ने किसी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट से पूरी तरह से इनकार कर दिया। का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई है। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। और उसके साथ साथ डॉक्टरों का कहना है कि उनको मियादी बुखार भी था। लेकिन पुलिस चाह कर भी मामले को दबा नहीं सकी। पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पटना पुलिस की धज्जियां उड़ा दी, उसके बाद बाकी रही सही कसर फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पूरी कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि नीट की छात्रा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। उसके शरीर पर लूट खसोट के अनगिनत निशान मिले थे। दूसरी तरफ फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नीट छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म के सबूत मिले, जो किसी 20 से 22 साल के लड़के का हुआ माना जा रहा है। तो 12 जनवरी को जिस पुलिस ने छात्रा की मौत को आत्महत्या बतला दिया, उसी पुलिस ने 15 जनवरी को माना कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो पुलिस का बयान प्रभात अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर सतीश के रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था।
डॉक्टर सतीश भी प्रश्नों के घेरे में हैं। वे एक डॉक्टर हैं, उनको तो छात्रा को देखते ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि उसके साथ हुआ क्या है। क्या डॉक्टर सतीश ने पुलिस से जानकारी छुपाई या डॉक्टर सतीश ने वही कहा जो पुलिस चाहती थी? जब डॉक्टर सतीश पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने एक एक को जमीन में गाड़ देने की धमकी दी। में और किसी के दबाव में आज तक कभी न काम किया है और न करेगा। जिसको जितना दम लगाना है, जितनी साजिशें रचनी है, रच ले। अभिमन्यु हूं कलयुग का, एक एक का दरवाजा खोलूंगा, एक एक को जमीन में गाड़ कर नेस्तनाबूद कर दूंगा। दूसरी तरफ पुलिस वाले न्याय की मांग कर रहे पीड़िता के घर वालों पर मामले को तूल न देने और केस को आत्महत्या समझने का दबाव बनाने लगे। इसे लेकर पीड़िता के परिजनों और डीजीपी विनय कुमार में तीखी बहस भी हो गई। परिवार का कहना है कि सारी जानकारी होने के बाद भी किस दबाव में पुलिस वालों ने इस जघन्य अपराध को सुसाइड का केस बनाने की कोशिश की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम यह नहीं कह रहे कि परिवार वालों की बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन जांच होने तक हमें किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच जाना चाहिए और न ही परिवार के लोगों पर बात मनवाने का दबाव बनाना चाहिए। सारी जानकारी मीडिया में आते ही पटना पुलिस की थू थू होने लगी। मीडिया के चुभते सवाल और लोगों के आक्रोश के बीच पुलिस की लापरवाहियों का ठिकरा किसी न किसी पर तो फूटना ही था। सो चित्रगुप्त नगर थाने की एसएचओ रोशनी कुमारी और कदम कुआं थाने के दरोगा हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया। पटना पुलिस से केस लेकर एसआईटी को सौंप दी गई और एसआईटी में उन पुलिस अधिकारियों को भी शामिल कर लिया गया जिन्होंने छात्रा की मौत को पहले आत्महत्या का मामला बतलाकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की थी। यानी एसआईटी में एएसपी अभिनव कुमार और पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को भी शामिल कर लिया गया था। इस फैसले से परिजन नाखुश थे। बात बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंची और सम्राट चौधरी ने मामले की जांच के लिए सीआईडी को भी लगा दिया। अब तक पटना पुलिस, एसआईटी और सीआईडी मिलकर भी छात्रा के मौत की गुत्थी और उसके गुनहगारों का पता नहीं लगा सके। इसलिए सीएम नीतीश कुमार ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इधर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 6 संदिग्ध लड़कों को हिरासत में लेकर उनका डीएनए सैंपल लिया है। प्रश्न है कि ये 6 लड़के कौन हैं? असल में सीसीटीवी फुटेज में इन 6 लड़कों को 5 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जाते और लौटते देखा गया है। फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई, फिर उनको उठा लिया गया। अब सवाल ये कि एक गर्ल्स हॉस्टल के अंदर लड़कों को कैसे जाने दिया गया? पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ही हॉस्टल के स्टाफ से जब पूछताछ की तो उन्होंने इन सभी 6 लड़कों की पहचान कर ली। सीसीटीवी कैमरे के अलावा पुलिस ने 5 जनवरी को जब इन 6 लड़कों की लोकेशन को खंगाला तो कॉल डिटेल और लोकेशन भी उसी गर्ल्स हॉस्टल की ही मिली। हालांकि अभी सिर्फ इनके डीएनए सैंपल लिए गए हैं, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। यहां तक कि पुलिस ने लड़कों की पहचान भी गुप्त रखी है। उन 6 लड़कों के अलावा शंभू गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन का भी डीएनए सैंपल लिया गया है। मनीष रंजन का सैंपल लेने के लिए एफएसएल की टीम पटना के बेऊर जेल गई थी। मनीष रंजन को नीट छात्रा की मौत के मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि मनीष रंजन गर्ल्स हॉस्टल का मालिक नहीं है, वह उस प्रॉपर्टी का मालिक है जहां हॉस्टल चलाया जाता है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल नीलम अग्रवाल चलाती है। नीलम अग्रवाल पटना में करीब 20 से 25 हॉस्टल चलाती हैं और उनके पति का नाम शंभू है जो इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल नीलम किस दुनिया में है यह भी किसी को पता नहीं है। अर्थात लड़की की मौत के बाद से ही नीलम फरार है और उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। एसआईटी ने मनीष रंजन के बेटे समेत 9 और लोगों का ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए लिया। इसके अलावा छात्रा की मां, पिता, भाई और मामा के भी सैंपल लिए गए हैं। छात्रा के परिजनों का सैंपल इसलिए लिया गया है ताकि नीट छात्रा के डीएनए की सही तरीके से पहचान हो सके। इस मामले में कुल 25 लोगों का सैंपल लिया गया है। माना जा रहा था कि डीएनए रिपोर्ट आने के साथ ही छात्रा के गुनहगार भी सामने आ जाएंगे, लेकिन डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला और भी रहस्यमय हो गया है। दैनिक भास्कर में छपे एक रिपोर्ट की माने तो छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म से किसी का भी डीएनए मैच नहीं हुआ, जिससे रहस्य और भी अधिक गहरा गया है। इस बीच छात्रा के फोन की भी जांच की गई है। बताया जा रहा है कि छात्रा के फोन के डेटा के साथ छेड़छाड़ किया गया था। हालांकि फोन का डेटा रिकवर हो चुका है। अभी छात्रा की डिटेल विसरा रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। हालांकि अब सारे डिटेल सीबीआई के हवाले किए जाएंगे और सीबीआई की जांच के बाद ही छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझ सकती है। मित्रों, इतना तो तय है कि गुनहगार चाहे जितना भी ताकतवर हो, चाहे जितने भी पैसे बहा दे, पकड़ा तो एक न एक दिन जरूर जाएगा। परंतु बिहार पुलिस ने इस केस में जिस तरह की लापरवाही दिखाई, उससे बिहार पुलिस पर से लोगों का भरोसा जरूर डोल चुका है। अब तक एसआईटी से लेकर तमाम एजेंसियां जांच करती रहीं, लेकिन न नीलम अग्रवाल का सुराग मिला, न बिसरा रिपोर्ट सामने आई, न ही एम्स की रिपोर्ट का कोई अता पता चला। सबूत सुरक्षित क्यों नहीं रखे गए?
साक्ष्य मिटाने का मौका किसने और क्यों दिया? हॉस्टल की केयरटेकर नीतू और चंचला कहाँ हैं? लालू के जंगल राज के समय से ही बिहार पुलिस की इमेज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। ऐसे में इस तरह के मामले सामने आने के बाद पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठना सामान्य है। पुलिस के साथ साथ पटना से संचालित हॉस्टल भी शक के घेरे में है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कई गर्ल्स हॉस्टलों से हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी कि छात्र छात्राओं के माता पिता पटना जैसे शहर में अपनी बच्चियों को अकेले कैसे छोड़ेंगे? अब सबकी निगाहें सीबीआई पर टिकी है। सवाल बस एक है, क्या केंद्रीय एजेंसी इस केस की धूल जमी फाइलों से सच बाहर निकाल पाएगी, या यह भी सिस्टम की किसी अंधेरी अलमारी में बंद होकर रह जाएगा? पीड़िता के परिवार के लिए यह सिर्फ जांच नहीं, अंतिम आशा है। इसी आशा के साथ कि जल्दी ही नीट की छात्रा के गुनहगार पकड़े जाएं और उनको किए का दंड मिले, मैं राजन झा आपसे विदा लेता हूं। अगले अंक में फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।